मनहूस लड़की का सच। पूरे गांव ने उसे मनहूस कहा, लेकिन 20 साल बाद जो सच सामने आया उसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानिए इस कहानी में। तो शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ बदकिस्मती लेकर आते हैं, लेकिन क्या हर बात सच होती है? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में आदित्य अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन दुकान बंद करके वह घर लौट रहा था, तभी सड़क किनारे एक लड़की बारिश में भीगती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में आंसू। आदित्य उसके पास गया और बोला, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? लड़की ने सिर झुका लिया। मेरा नाम नैना है। आज मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया। आदित्य हैरान रह गया। लेकिन क्यों? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। सब कहते हैं मैं मनहूस हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गई। आदित्य को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई लड़की सिर्फ अंधविश्वास की वजह से अपना घर कैसे खो सकती है। वह उसे अपनी माँ के पास ले आया। माँ ने बिना सवाल किए नैना को खाना खिलाया। लेकिन उसी रात आदित्य के घर के बाहर किसी ने ज़ोर से पत्थर फेंका। दरवाज़ा खोला तो बाहर एक कागज़ पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, अगर इस लड़की को अपने घर में रखा तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आदित्य और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सुबह होते ही आदित्य की माँ ने वह कागज़ फिर से पढ़ा। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी, लेकिन उन्होंने नैना से कुछ नहीं कहा। नैना रात भर सो नहीं पाई थी। उसे लग रहा था उसकी वजह से इस पर घर पर भी कोई मुसीबत आने वाली है। सुबह उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप घर से निकलने लगी। तभी आदित्य ने उसे देख लिया। कहाँ जा रही हो? नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है, मैं चली जाती हूँ। आदित्य ने पहली बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा। अगर दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान भी साथ छोड़ देगा। नैना की आंखें भर आईं। उसी समय बाहर से तेज़ आवाज़ आई। आदित्य की दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी दुकान के शटर पर लाल रंग से लिखा था, मनहूस लड़की को घर से निकाल दो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था इसी लड़की के आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। कोई बोला उसे यहाँ से भेज दो, नहीं तो पूरे मोहल्ले की बदनामी होगी। नैना सब सुन रही थी। उसने रोते हुए आदित्य से कहा, मैं जहाँ जाती हूँ सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। लेकिन आदित्य ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज़ में कहा, आज के बाद कोई भी इस लड़की को मनहूस नहीं कहेगा। पहले सच सामने आएगा, फिर फैसला होगा। भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन भीड़ में खड़ा एक आदमी यह सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे आदित्य की यही बात सुननी थी। भीड़ धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन आदित्य के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कोई नैना से इतनी नफरत क्यों करता है। उस रात आदित्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे लगता है यह सब कोई जानबूझ कर रहा है। माँ ने भी सिर हिलाया। बेटा, बिना वजह कोई किसी लड़की को मनहूस नहीं कहता। इसके पीछे ज़रूर कोई राज ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। जब वह सिर्फ 10 साल की थी तभी उसके माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। गांव वालों ने उसी दिन से उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद वह अपने चाचा के घर रहने लगी, लेकिन वहाँ भी उसे कभी बेटी की तरह प्यार नहीं मिला। घर का सारा काम काज वही करती थी, फिर भी हर छोटी बड़ी परेशानी का दोष उसी पर डाल दिया जाता। इधर आदित्य ने तय किया कि वह अगले दिन नैना के गांव जाकर सच्चाई पता करेगा। सुबह वह गांव पहुंचा और एक बुजुर्ग चाय की दुकान पर बैठे थे। आदित्य ने उनसे नैना के बारे में पूछा। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा नैना मनहूस नहीं है। आदित्य की आंखें फैल गईं। तो फिर पूरे गांव ने उसे ऐसा क्यों कहा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, क्योंकि कुछ लोगों को सच छिपाना था और उस सच की सबसे बड़ी गवाह नैना थी। इतना कहकर उन्होंने दूर खड़े एक बड़े मकान की तरफ इशारा किया। अगर सच जानना है तो पहले उस हवेली के मालिक रघुवीर सिंह के बारे में पता करो। आदित्य ने उस हवेली की तरफ देखा। उसी समय हवेली की खिड़की से कोई उन्हें ध्यान से देख रहा था और अगले ही पल पर्दा बंद हो गया। आदित्य की नज़र बार बार उस हवेली पर जा रही थी। उसे यकीन हो गया था कि नैना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज यहीं छिपा है। वह सीधे हवेली के गेट पर पहुंचा। चौकीदार ने उसे रोक लिया। साहब, किसी से नहीं मिलते। आदित्य ने कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। तभी अंदर से एक लंबी काली कार निकली। कार में बैठे व्यक्ति ने शीशा नीचे किया।
वह था रघुवीर सिंह। उसने आदित्य के ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, जिस लड़की के लिए तुम यहाँ आए उससे जितनी दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आदित्य ने जवाब दिया, अगर वह निर्दोष है तो लोग उसे मनहूस क्यों कहते हैं? रघुवीर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना कुछ बोले कार आगे बढ़ा दी, लेकिन जाते जाते उसने अपने आदमी से धीरे से कहा, इस लड़के पर नज़र रखो, यह ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। शाम को आदित्य घर लौटा। उसने देखा कि नैना आंगन में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर ज़मीन पर गिर गई। आदित्य ने उसे उठाया। तस्वीर में नैना के माता पिता के साथ एक और आदमी खड़ा था। आदित्य चौंक गया। ये तो वही रघुवीर सिंह है। नैना ने तस्वीर देखते ही कहा, हाँ, बचपन में अंकल अक्सर हमारे घर आते थे, लेकिन मम्मी पापा की मौत के बाद उन्होंने कभी हमारी मदद नहीं की। आदित्य को अब यकीन होने लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास की कहानी नहीं, बल्कि किसी बड़े लालच की कहानी है। उसी रात घर के दरवाजे पर किसी ने एक लिफाफा फेंका। आदित्य ने उसे खोला। अंदर एक पुराना कागज़ और एक चाबी थी। कागज़ पर लिखा था, अगर नैना के माँ बाप की मौत का सच जानना है तो पुराने गोदाम में आना, लेकिन अकेले, किसी पर भरोसा मत करना। आदित्य ने घड़ी देखी। रात के 11 बजे थे और वह समझ गया कि अब सच उसके बहुत करीब है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई पहले से ही अंधेरे में उसका इंतज़ार कर रहा था। रात के ठीक 11 बजे आदित्य उस पुराने गोदाम के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट और अंदर घुप अंधेरा। आदित्य ने जेब से वही चाबी निकाली। कांपते हाथों से उसने ताला खोला। चर आवाज़ धीरे धीरे खुला। अंदर धूल से ढकी पुरानी अलमारियां और लकड़ी के बक्से पड़े थे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आदित्य तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आदित्य ने देखा, एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग हाथ में लालटेन लिए खड़े थे। उन्होंने अपना नाम श्यामलाल बताया। मैं पहले रघुवीर सिंह के यहाँ काम करता था। आदित्य तुरंत बोला, क्या आपको नैना के माँ बाप के बारे में कुछ पता है? बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, उनकी मौत हादसा नहीं थी। आदित्य के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब? श्यामलाल ने गहरी सांस ली। नैना के पिता के पास एक ज़मीन के असली कागज़ थे। उस ज़मीन की कीमत आज करोड़ों में है। रघुवीर सिंह उन्हें हर हाल में अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी कार एक्सीडेंट हो गई, लेकिन वह एक्सीडेंट नहीं था। आदित्य की मुट्ठियाँ भीज गईं। तो क्या यह पहले से रचा गया था? श्यामलाल ने सिर हिलाया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उस रात कार में एक छोटी बच्ची भी थी। वह बच्ची नैना थी। आदित्य हैरान रह गया, लेकिन नैना तो बच गई थी। श्यामलाल बोले, हाँ, क्योंकि आखिरी पल में उसकी माँ ने उसे कार से बाहर धक्का दे दिया था। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। एक माँ ने अपनी जान देकर अपनी बेटी को बचा लिया था। तभी श्यामलाल ने एक पुरानी फाइल आदित्य के हाथ में रखी। इसमें बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन सावधान रहना, अगर रघुवीर सिंह को यह पता चल गया कि ये फाइल तुम्हारे पास है तो वह तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में गोदाम के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। हेडलाइट की तेज़ रोशनी अंदर तक आ गई थी। किसी ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, फाइल लेकर कोई बाहर नहीं जाएगा, चारों तरफ से घेर लो। आदित्य ने फाइल को कसकर पकड़ लिया और अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सच बचाए या अपनी जान। गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों की हेडलाइटें पूरे इलाकों को रोशन कर रही थी। 4-5 आदमी लोहे के रॉड और डंडे लेकर बाहर तुरंत श्यामलाल से कहा, कोई पीछे का रास्ता है? श्यामलाल ने गोदाम की टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया। हाँ, लेकिन जल्दी निकलो, अगर फाइल उनके हाथ लगे तो वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आदित्य ने फाइल अपने बैग में रखी और दोनों पीछे की ओर भागे। तभी धड़ाम, गोदाम का मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया गया। रघुवीर सिंह के आदमी अंदर घुस चुके थे। भागने मत देना, फाइल चाहिए। आदित्य और श्यामलाल किसी तरह पीछे की दीवार से बाहर निकल गए। वे खेतों के रास्ते भागते रहे। करीब आधे घंटे बाद दोनों सुरक्षित जगह पहुंचे। श्यामलाल हाँफते हुए बोले, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। यह तुम्हारे किसी काम आएगी। आदित्य ने पूछा, यह किस चीज़ की चाबी है? श्यामलाल ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब उसी में छिपा है। नैना के पिता ने मरने से पहले कुछ ऐसा छिपाया था जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इतना कहकर श्यामलाल वहाँ से चले गए। सुबह आदित्य घर पहुँचा। नैना पूरी तरह पर जागती रही। उसे देखते ही वह दौड़ कर आई। आप ठीक तो हैं? आदित्य मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मनहूस क्यों कहा गया। नैना घबरा गई, क्योंकि आदित्य ने कहा, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि तुम सब कभी सच तक न पहुंच सको। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद वह सचमुच मनहूस नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का शिकार थी। उसी समय आदित्य ने फाइल खोली। उसमें एक पुराना नक्शा था। नक्शे के पीछे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच चाहिए तो पुराने शिव मंदिर के पीछे वाले कुएं तक पहुंचो, वही तुम्हारी विरासत छिपी है। आदित्य और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया, अब असली सफ़र शुरू होने वाला है। अगली सुबह सूरज निकलते ही आदित्य और नैना उस पुराने शिव मंदिर की ओर निकल पड़े। यह मंदिर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर था।
गांव के लोग कहते थे वहाँ अब कोई नहीं जाता। रास्ते भर नैना चुप थी। आखिर उसने धीरे से पूछा, अगर वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो? आदित्य मुस्कुराया, कम से कम हमें ये पछतावा नहीं रहेगा कि हमने सच ढूंढने की कोशिश नहीं की। दोनों मंदिर पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन वहाँ एक बुद्ध पुजारी पूजा कर रहे थे। आदित्य ने उन्हें वह चाबी दिखाई। चाबी देखते ही पुजारी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने चारों तरफ देखा और धीरे से बोले, तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ आए हो। वे दोनों पुजारी के पीछे पीछे मंदिर के पीछे पहुंचे। वहाँ एक पुराना सूखा कुआं था। पुजारी ने कहा कि 20 साल पुराना कुआं। कहा था कि अगर कभी उनकी बेटी सच की तलाश में आए तो ये चाबी उसे दे देना। नैना की आंखों से आंसू निकले। मतलब पापा को पहले से खतरा का पुजारी ने सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए उन्होंने सबूत किसी बैंक में नहीं बल्कि ऐसी जगह छिपाए जहाँ किसी का शक ही ना जाए। उन्होंने कुएं की दीवार में बने एक छोटे लोहे के ताले की ओर इशारा किया। यही वह जगह है। आदित्य ने कांपते हाथों से चाबी उसमें डाली। टक, अब ताला खुल गया। अंदर एक छोटा लोहे का संदूक रखा था। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। संदूक खुला तो उसमें पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो कैसेट था। सबसे ऊपर एक लिफाफा रखा था। उस पर साफ अक्षरों में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी नैना। नैना के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला, लेकिन तभी मंदिर के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। रघुवीर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, संदूक मुझे दे दो, वरना आज तुम दोनों वापस जिंदा नहीं जाओगे। आदित्य ने तुरंत संदूक उठाया और नैना से कहा, अब सच को बचाना। रघुवीर सिंह के आदमी धीरे धीरे मंदिर को चारों तरफ से घेरने लगे। आदित्य ने संदूक को कसकर पकड़ लिया। नैना डर गई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत दिखाई दे रही थी। रघुवीर सिंह हंसते हुए बोला, 20 साल तक मैंने इस राज को छुपाकर अब तुम दोनों क्या कर लोगे? आदित्य ने जवाब दिया, आज सच सामने आएगा। रघुवीर गुस्से से चिल्लाया, पकड़ लो इन्हें। जैसे ही उन्होंने आदमी आगे बढ़े, मंदिर के पुजारी उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज भगवान के घर में झूठ की नहीं, सच की जीत होगी। इस बीच आदित्य और नैना मंदिर के पीछे बने एक पुराने कमरे में पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से संदूक खोला। सबसे ऊपर रखा हुआ पत्र नैना ने पढ़ना शुरू किया। पत्र उसके पिता ने लिखा था, मेरी प्यारी बेटी नैना, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना, तुम कभी मनहूस नहीं थी। कुछ लालची लोगों ने हमारी ज़मीन हड़पने के लिए हमारी मौत की साजिश रखी। मैंने सारे सबूत इस संदूक में रख दिए। एक दिन सच ज़रूर जीतेगा और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित करेगी। पत्र पढ़ते पढ़ते नैना फुट-फुट कर रोने लगी। आदित्य ने उसके आंसू पोंछा, कहा, अब तुम्हें कोई मनहूस नहीं कहेगा। तभी आदित्य की नज़र उस संदूक में रखे वीडियो कैसेट पर पड़ी। साथ में एक पर्ची रखी थी। इस वीडियो में रघुवीर सिंह का पूरा सच रिकॉर्ड है। आदित्य के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन तभी पीछे का दरवाज़ा ज़ोर से टूटा। धड़ाम! रघुवीर सिंह और उसके आदमी कमरे में घुस गए। रघुवीर ने आदित्य के हाथ से वीडियो कैसेट छीन ली। वह हंसते हुए बोला, अब कोई सबूत नहीं बचेगा। उसने जेब से लाइटर निकाला और वीडियो कैसेट को आग दिखाने ही वाला था। तभी आदित्य मुस्कुराया। रघुवीर हैरान रह गया। आदित्य बोला, जिस सबूत को तुम जलाने जा रहे हो उसकी एक कॉपी मैंने पहले ही सुरक्षित जगह भेज दी है। रघुवीर के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। आदित्य की बातें सुनते ही रघुवीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोल रहा है तू। आदित्य शांत खड़ा, मैं झूठ नहीं बोलता। जिस रात मैं गोदाम गया उसी रात मैंने इस वीडियो की एक कॉपी अपने दोस्त विवेक को दे दी थी। अगर सुबह तक मैं उससे संपर्क नहीं करता तो वह यह वीडियो की सीधे पुलिस और मीडिया तक पहुंचा देगा। रघुवीर की मुठ्ठियां भींच गई। उसे पहली बार लगा इस बार मामला उसके हाथ से निकल सकता है। गुस्से में उसने अपने आदमियों से कहा, इन दोनों को बांध दो। आदित्य और नैना को रस्सियों से बांध दिया गया। रघुवीर उनके सामने आकर बोला, तुम दोनों ने बहुत कोशिश कर ली, अब यह कहानी यहीं ख़त्म होगी। तभी बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा मंदिर गूंज उठा। उसी समय रघुवीर का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, साहब बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? विवेक नाम का लड़का पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। उसके पास कोई वीडियो है। यह सुनते ही रघुवीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, चलो पहले पुलिस स्टेशन पहुंचो। जल्दी में वो मंदिर से निकल गए, लेकिन जाते जाते रघुवीर ने एक आदमी को पीछे छोड़ दिया, इन दोनों पर नज़र रखना। अगर ये भागने की कोशिश करे तो इन्हें जिंदा मत छोड़ना। आदित्य और नैना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रस्सियां इतनी मजबूत थी कि उनसे निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी मंदिर के पुजारी चुपके से कमरे में आए। उन्होंने धीरे धीरे रस्सियां खोल दी। जल्दी भागो बेटा, अब सब जीतने से बस एक कदम दूर है। आदित्य ने पुजारी के पैर छुए, फिर उसने नैना का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि रघुवीर सिंह के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही अपना आखिरी दांव चल दिया था। आदित्य और नैना पूरी रफ्तार से पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर दोनों कुछ कदम रुक गए। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की कई गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर लोगों की भीड़ लगी थी। आदित्य ने घबराकर विवेक को फ़ोन लगाया। कुछ ही सेकंड बाद विवेक सामने आ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
आदित्य तुम ठीक तो हो, लेकिन वीडियो कहाँ है? विवेक ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। वीडियो इसमें सुरक्षित है। इतने में एक इंस्पेक्टर उसके पास आया। उसने कहा, हमें पूरी बात बताइए। आदित्य ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी बता दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत वीडियो चलवाया। वीडियो में लगभग 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि रघुवीर सिंह नैना के पिता पर ज़मीन अपने नाम करने का दबाव बना रहा था। जब उन्होंने मना किया तो रघुवीर सिंह गुस्से में कह रहा था, अगर ज़मीन मेरी नहीं हुई तो तुम भी ज़िंदा नहीं बचोगे। वीडियो यहीं ख़त्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम से कहा, रघुवीर सिंह को तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। रघुवीर सिंह अपने फार्म हाउस में छिपा हुआ है। इंस्पेक्टर ने पूरी पुलिस टीम को लेकर वहाँ जाने का आदेश दिया। आदित्य और नैना भी उनके साथ साथ चल पड़े। उधर रघुवीर सिंह अपने फार्म हाउस में बैठा था। उसने टीवी पर अपनी खबर देखी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बड़बड़ाया, अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। पूरा फार्म हाउस चारों ओर से घेर लिया गया। रघुवीर ने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी तिजोरी खोली, उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली और धीरे से बोला, अगर मैं डूबा तो कई लोग मेरे साथ डूबेंगे। उसी समय उसने डायरी लेकर फार्म हाउस के पीछे वाले गुप्त रास्ते से दौड़ लगा दी। रघुवीर सिंह फार्म हाउस के पीछे बने गुप्त रास्ते से भाग रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। बारिश लगातार हो रही थी। जमीन फिसलन भरी थी, लेकिन रघुवीर बिना पीछे देखते भागे जा रहा था। उधर इंस्पेक्टर ने फार्म हाउस की तलाशी शुरू कर दी। की नजर एक खुली खिड़की पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया, सर पीछे वाले रास्ते से भागा है। पुलिस और आदित्य उसके पीछे दौड़ पड़े। करीब आधा किलोमीटर दूर एक पुराने पुल पर रघुवीर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। रघुवीर जोर से हंसने लगा, तुम लोग मुझे पकड़ भी लोगे तो क्या होगा? उसने हाथ में पकड़ी हुई डायरी हवा में लहराई। इस डायरी में मेरा नहीं, बड़े लोगों का भी सच लिखा है, जिन्होंने पैसे और ताकत के लिए कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में, रघुवीर डायरी नीचे रख दो, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रघुवीर किसी बात की सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय तेज हवा चली। उसके साथ से डायरी फिसल गई। डायरी सीधे पुल के नीचे बहती नदी में गिर पड़ी। रघुवीर चीखता हुआ नदी की ओर भागा। उसने पकड़ने के लिए नीचे उतरने लगा। फिसलन की वजह से उसका पैर फिसला और वह तेज बहाव में गिर गया। पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की। आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया गया। वह जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में होश आने के बाद रघुवीर की सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं सब सच बताऊंगा। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। रघुवीर रोते हुए बोला, नैना मनहूस नहीं थी, मनहूस तो मेरी लालच थी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि इस जमीन के लालच में उसने नैना के माता पिता की हत्या की साजिश रची थी और पूरे फिर गाँव में यह अफवाह फैला दी कि नैना मनहूस है, ताकि कोई कभी उसकी इस बात पर विश्वास न करे। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। 20 साल बाद उसे अपनी बेगुनाही का पहला सबूत मिल चुका था, लेकिन अभी एक फैसला बाकी था। में रघुवीर सिंह के कबूलनामे के बाद पूरा मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में गांव के कई लोग मौजूद थे, वही लोग जो कभी नैना को मनहूस कहकर ताने दिया करते थे। जज के सामने इंस्पेक्टर ने सभी सबूत पेश किए, वीडियो रिकॉर्डिंग, पुराने दस्तावेज, श्यामलाल की गवाही और मंदिर के पुजारी का बयान, और सबसे बड़ा सबूत रघुवीर सिंह का अपना कबूलनामा। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। रघुवीर सिंह की हत्या की साजिश, धोखाधड़ी और सबूत छिपाने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। फैसले के बाद गांव के वही लोग नैना के पास आए। गांव के सरपंच की आंखों में शर्म थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, हमने बिना सच जाने तुम्हें मनहूस कहा, हमें माफ कर देना। नैना की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नफरत रखूंगी तो मुझ में और आप में लोगों पर क्या रह जाएगा? इतना सुनते ही कई लोगों की आंखों में आंसू निकल पड़े। कुछ महीनों बाद सरकार के आदेश पर नैना के माता पिता की ज़मीन को उसे वापस मिल गई, और लेकिन नैना ने उस ज़मीन पर आलीशान बंगला नहीं बनवाया। उसने वहीं एक स्कूल और एक मुफ्त पुस्तकालय बनवाया, ताकि गांव का कोई भी बच्चा मजबूरी में अपने सपने न छोड़े। गांव के प्रवेश द्वार पर अब एक नया बोर्ड लगा था, नैना शिक्षा निकेतन। जिस लड़की को कभी लोग मनहूस कहते थे, आज उसी के नाम से पूरे गाँव में गर्व महसूस कर रहा था। एक शाम उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पहली बार आदित्य ने नैना को मुस्कुराते हुए देखा था, आदित्य ने उसकी तरफ एक छोटी सी अंगूठी बढ़ाई। मुस्कुरा कर, उस दिन मैंने तुम्हें बारिश से बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, आज पूरी जिंदगी साथ चलने के लिए बढ़ रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? नैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आदित्य के हाथ में रख दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी पूरे गांव की मौजूदगी में हुई। सबसे आगे बैठी आदित्य की माँ की आंखों में खुशी थी। वही मंदिर के पुजारी मुस्कुरा कर बोले, सच को देर लग सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। किसी इंसान के अफवाहों या अंधविश्वास के आधार पर कभी मत कर आंखें। कभी कभी जिस इंसान की दुनिया बदकिस्मत समझती है, वही किसी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बन जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला भाग आपको सबसे पहले देखने को मिले। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही है, वॉइस में सुनने में अच्छी लग रही हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रतिलिपि पे भी इन्हीं नामों से मेरे
अर्शी के नाम से आप उसमें विज़िट कर सकते हैं। उसपे भी मेरी बहुत ही अच्छी-अच्छी सीरीज़ की कहानियाँ मिल जाएँगी आपको। थैंक यू।